नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग जो है केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के बारे में जो कि हमने इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, इसके बारे में आज हम सभी लोग जो है डिटेल रूप से पढ़ेंगे, कुछ परमाणु मॉडल के बारे में और चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो परमाणु संरचना है इसके बारे में, इसकी चर्चा कैसे शुरू हुई। तो स्टार्टिंग में जो है तो सबसे पहले चीज़ें हम देखते हैं, किसी कण ने एक महर्षि ने कणाद ने जो है कहा था कि जो हमारा शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। तो इससे धीरे धीरे जो है आगे चल के चीज़ें आगे बढ़ी। तो जो पदार्थ होता है वो पदार्थ कैसे कैसे क्या चीज़ें कैसे बनी होती हैं। तो जो पदार्थ होता है वो पदार्थ जो है वो यौगिकों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? यौगिकों से मिलकर बना होता है। ठीक, जो पदार्थ होता है वो विभिन्न यौगिकों से मिलकर बना होता है। और जो यौगिक होते हैं वो जो यौगिक होते हैं वो तत्वों से मिलकर बने होते हैं, तत्वों से मिलकर बने होते हैं। और जो तत्व होते हैं वो तत्व जो है अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, और जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में जो है कुछ समय तक जो है परमाणु क्या था? परमाणु एक अविभाज्य कण के रूप में था। ठीक, परमाणु जो है एक अविभाज्य पार्टिकल के रूप में था, कि मतलब परमाणु को हम जो है ये एक सूक्ष्मतम इकाई थी, इसको हम तोड़ नहीं सकते, मतलब इसको हम तोड़ नहीं सकते थे। ये एक अविभाज्य इकाई के रूप में माना जाता था। ठीक, शुरुआत में लगभग। और जो परमाणु का जो मॉडल था सबसे पहले जो है जॉन डाल्टन ने दिया था 1808 ईस्वी में। और उन्होंने ये बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। क्या बताया था उन्होंने? कि परमाणु जो है एक अविभाज्य कण है और इसको जो है विभिन्न कणों में, यानी ये जो है एक मूल इकाई है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, ये उन्होंने जो है जॉन डाल्टन ने सबसे पहले 1808 ईस्वी में बताई थी। और इनकी बात जो है लगभग 100 वर्षों तक, यानी उनके बाद में जे थॉमसन जो है एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आकर के 1904 ईस्वी में ये बताया था कि प्रोटॉन एक अविभाज्य कण नहीं है, ये जो है विभिन्न 2-3 मूल कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक, इन्होंने ये बताया था जॉन थॉमसन ने। आगे चल करके जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़े, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जॉन डाल्टन का जो 1808 ईस्वी में परमाणु मॉडल आया था, उन्होंने क्या बताया। ठीक, तो सबसे पहले जो है हम पहला परमाणु मॉडल जॉन डाल्टन के बारे में देखते हैं। ठीक, डाल्टन परमाणु मॉडल क्या था? ठीक है, तो इसको हम देखते हैं सबसे पहले डाल्टन परमाणु मॉडल के बारे में। डाल्टन ने बताया 1808 ईस्वी में जो है डाल्टन परमाणु मॉडल। ठीक, तो इन्होंने कुछ चीजें बताई थी, जो कि जैसे पहला इन्होंने बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। क्या बताया था इन्होंने? जो है कि परमाणु जो है अविभाज्य होता है। पहली चीज बताई थी परमाणु एक अविभाज्य कण है, मतलब इसको जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता, अविभाज्य कण है। ठीक, दूसरी चीज इन्होंने ये बताई थी कि समान तत्वों के परमाणुओं की गुण धर्म जो है वो समान होते हैं। दूसरी चीज इन्होंने बताई थी कि समान तत्वों के जो एक ही तत्वों के सारे परमाणुओं के गुण धर्म जो है समान होते हैं। क्या बताया था? एक ही तत्व के सारे परमाणुओं के गुण धर्म, इन्होंने ये दूसरी चीज बताई थी कि एक ही तत्व के सारे परमाणुओं के गुणधर्म
समान होते हैं, समान होते हैं। दूसरी चीज इन्होंने बताई। और उसके बाद जो है इन्होंने जो है ये बताया था कि दो या दो से अधिक तत्व तो एक निश्चित अनुपात में मिल करके जो है, इन्होंने तीसरी चीज ये बताई थी कि दो या दो से अधिक तत्व तो एक निश्चित अनुपात में मिल करके दो या दो से अधिक तत्व जो है एक निश्चित अनुपात में मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, मिलकर जो है यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि HCl क्या है, HCl में हाइड्रोजन के जो है कितने परमाणु हैं, एक, और क्लोरीन का कितना परमाणु है, एक। तो ये जो है 1:1 के अनुपात में ही मिलेगा, तभी जो है HCl यौगिक का निर्माण होगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो है 1:1 के अनुपात में ही मिलेंगे, तभी जो है HCl यौगिक का निर्माण होगा। या फिर अगला जो है जैसे देख लेते हैं H2O, इसमें जो है हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, यानी 2:1 के रेशियो में मिलेंगे, तभी जो है H2O यौगिक का निर्माण होगा। इस अनुपात के अलावा अगर दूसरे अनुपात में मिलेंगे तो फिर H2O यौगिक का निर्माण नहीं होगा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, NH3। ठीक, क्या देख लेते हैं, NH3। इसमें जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो 1:3 के अनुपात में है। तो इस तरीके से जो अनुपात होता है, इस तरीके से जो है यौगिकों का एक निश्चित मात्रा में जो है मिलने पर ही जो है इनका यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक, इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं कि इन्होंने और क्या एक चौथी चीज बताई थी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया से परमाणु ना तो नष्ट किए जा सकते हैं और ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। तीसरी चीज इन्होंने एक और चीज बताई थी कि रासायनिक अभिक्रिया से परमाणु ना तो नष्ट किए जा सकते हैं और ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक, इसको देखते हैं। ठीक है, कि इन्होंने चौथी चीज बताई थी कि रासायनिक अभिक्रिया से परमाणु न तो नष्ट किए जा सकते हैं और ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। क्या उत्पन्न किए जा सकते हैं? ठीक, ये 4 चीजें जो है जॉन डाल्टन ने अपने पहले परमाणु मॉडल में बताया था। जबकि जब धीरे धीरे इनकी थ्योरीज आगे बढ़ी, तो जब थ्योरी रिसर्चेस आगे बढ़ने स्टार्ट होने लगे, तो ये इनका इन्होंने जो पहली सबसे चीज बताई थी कि परमाणु जो है एक अविभाज्य कण है, मतलब जो है ये जो है एक अविभाज्य कण है, वो गलत हुई। उसमें क्या है कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, ये 3 मूल कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हमने ब्रीफली जो है थोड़ा सा जो है पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि परमाणु जो है 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, दूसरी चीज इन्होंने ये बताई थी
कि जो है दूसरी चीज इन्होंने बताई थी कि एक ही तत्व के सारे जो रासायनिक परमाणु, एक ही तत्व के परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म जो हैं वो समान होते हैं। लेकिन जब आइसोटोप समस्थानिकों की खोज की गई तो इनका ये दूसरी चीज इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था वो भी गलत हो गया। ठीक, तीसरा जो इन्होंने बताया था ये सही है कि दो या दो से अधिक तत्व जो हैं वो निश्चित मात्रा में या निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं तो एक जो है यौगिक का निर्माण होता है। ये इनकी थ्योरी या कॉन्सेप्ट की सही चीज है। ठीक, चौथी चीज इन्होंने क्या बताई थी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु ना तो नष्ट किए जा सकते हैं और ना ही जो है उत्पन्न किए जा सकते हैं। जबकि जब 1911 में रदरफोर्ड ने जो है अल्फा किरणों का प्रकीर्णन किया था जिससे नए परमाणु की उत्पन्न की थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व में जो है उन्होंने तत्वों से एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में परिवर्तित किया था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि परमाणु जो है बनाए जा सकते हैं या नष्ट किए जा सकते हैं। ठीक, तो इनकी जो चौथी चीज थी ये भी फेल हो गई। ठीक, तो इस तरीके से जो है इन्होंने जो चीज दी थी, इनका जो परमाणु मॉडल था ये फेल हो गया था 1904 ईस्वी तक, मतलब 1900 ईस्वी तक आते आते जो है इसमें कॉन्ट्राडिक्शन होने लगे थे। और इसके बाद जो है जे थॉमसन ने जो है अपना परमाणु मॉडल 1904 ईस्वी में दिया। ठीक, उसको जानने से पहले हम जो है इस बारे में जान लेते हैं कि इसके मूल कणों के बारे में जो परमाणु में पाए जाते हैं। इसको अभी हम ये नहीं देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, सिर्फ हम ये देखते हैं कि परमाणु के मूल कणों के बारे में देख लेते हैं कि परमाणु के मूल कण कौन कौन से हैं और उनमें आवेश कितना होता है, कितना उनका जो है आवेश कितने कूलाम होता है और कौन सा आवेश होता है। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो मूल कण जो है परमाणु के उसको आप एक डायग्राम बना करके नोट कर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी जानकारी के लिए जो है ये चीज़ आपको जो है नोट कर लेनी चाहिए कि मूल कण कौन कौन से हैं। मूल कण तो इलेक्ट्रॉन, क्या है मूल कण? इलेक्ट्रॉन। इस पर जो है आवेश देखते हैं तो आवेश क्या होता है? इस पर आवेश होता है क्या इलेक्ट्रॉन पर? ऋणावेश होता है, ऋणावेश। कितना आवेश होता है इस पर? कितना आवेश होता है? ठीक, तो ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻ जो है -19 कूलाम होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? इसको हम प्रतीक कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन को अगर हमें लिखना हो तो इसको हम लिखते हैं ठीक -E0E1। ठीक, इस तरीके से जो है हम इसको लिखते हैं। और इसके खोजकर्ता के बारे में देखें, इसको खोजा किसने था? खोजकर्ता तो थॉमसन ने खोजा था। किसने? थॉमसन या टॉमसन। ठीक, थॉमसन ने इसको खोजा था। ठीक है, इसके बाद में जो है अगला मूल कण क्या है? प्रोटॉन। ठीक, इस पर कौन सा आवेश होता है? इस पर भी जो है इस पर धनावेश होता है, धनावेश। इस पर कितना आवेश होता है? इस पर आवेश दोनों पर जो है सेम होता है। तो क्या हो गया? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम जो है +1p1 से रिप्रेजेंट करते हैं प्रति इसको जो है। इसके बाद इसके खोजकर्ता रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। ठीक, इसके खोजकर्ता जो है रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन है। ठीक,
आगे चल करके देखेंगे। इसके वास्तविक जो खोज करता है प्रोटॉन के, वो गोल्डस्टीन है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला है न्यूट्रॉन। इस पर जो है ये उदासीन होता है। ठीक, इस पर आवेश शून्य होता है। ठीक, इसको जो है हम 1E0 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके खोजकर्ता जो है चैडविक है। कौन है? चैडविक। ठीक, ये हो गया जो है, ये हमारे जो है कुछ मूल कण हैं जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद देखते हैं, तो जब धीरे धीरे जो है गोल्डस्टीन का माफ कीजिएगा, जो डाल्टन का परमाणु मॉडल था, जब वो आगे रिसर्च बढ़े तो थॉमसन ने ये बताया कि जो परमाणु है वो अविभाज्य नहीं है, ये 3 मूल कणों से मिलकर बना है। ठीक, 3 मूल कणों से मिलकर के बना है। तो जो थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, थॉमसन का 1904 में जो आया था मॉडल, 1904, थॉमसन या जे थॉमसन कहीं लिखा होगा, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक, इसे हम जो है तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल। ठीक, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया सबसे पहले कि जो है, इन्होंने पहली चीज ये बताई कि जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। क्या बताया था? कि जो परमाणु होता है, पहली चीज ये बताया कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है। ठीक, उसके बाद में इन्होंने ये बताया कि जो है परमाणु जो है, परमाणु में, परमाणु पूरी तरीके से, परमाणु में जो धन कण होता है, जो प्रोटॉन होते हैं, वो पूरी तरीके से परमाणु में फैले हुए होते हैं। क्या होता है कि जो धन कण है, जैसे ये व्हाइट वाला पार्ट मान लेते हैं इसके अंदर, कि ये जो है, ये पूरा जो है फैला हुआ जो होता है वो धन कण होता है, धन कण होता है। ठीक है, यानी प्रोटॉन होता है। जबकि इसमें जो है जिस तरीके से तरबूज में बीज, और जबकि जो इलेक्ट्रॉन है जिस तरीके से तरबूज में जो है उसके बीज धसे हुए होते हैं। ठीक, उसके बीज कहीं कहीं धसे हुए होते हैं, और जो है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसी तरीके से जो है परमाणु में जो है धनावेश के बीच में जो है धसा हुआ होता है। ठीक, इस तरीके से जो है परमाणु मॉडल इन्होंने ये अपना दिया था। तो इनकी जो परमाणु मॉडल थी, इनकी जो कमियां थी कि इन्होंने जो है थॉमसन ने जो है परमाणु के नाभिक की व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक, इन्होंने एक चीज तो सही बताई कि परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन होती है, ये चीज सही बताई, लेकिन इन्होंने ये इसकी व्याख्या नहीं कर पाए कि जो है परमाणु नाभिक क्या होता है, परमाणु नाभिक की व्याख्या सही से नहीं कर पाए। दूसरी चीज इन्होंने ये भी व्याख्या नहीं, ये भी कहा कि जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो है तरबूज में बीज जिस तरीके से धसा हुआ होता है उस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है परमाणु में धसे हुए होते हैं जो है धन कणों के बीच में। ठीक, जबकि ये भी गलत है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है बीज के रूप में नहीं धसे हुए होते। तो ये जो इनकी कमी, इनकी जो बातें थी ये गलत थी। इसको जो है सही करने के लिए जो है अगला अगला जो परमाणु मॉडल आता है वो रदरफोर्ड का आता है। उन्होंने सबसे पहले अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा प्रूव किया। तो सबसे पहले हम जो है देखते हैं कि अल्फा कण प्रकीर्णन क्या था। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, यह जो है सबसे पहले चीज देखते हैं कि जो है 1911 में रदरफोर्ड का प्रयोग। ठीक, 1911 में जो है रदरफोर्ड एक प्रयोग करते हैं, उसको जो है हम लोग देखते हैं, रदरफोर्ड का प्रयोग। ठीक, यानी यह जो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग।
ठीक, अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, तो इन्होंने ये जो देखा कि जो ये परमाणु है, जो ये परमाणु है, इस परमाणु पर जब अल्फा किरणों की प्रयोग, अल्फा किरणों की बौछार की गई तो कुछ अल्फा किरणें जो है सीधी निकल जाती हैं। जब अल्फा किरणों की बौछार की गई तो कुछ अल्फा किरणें जो है सीधी लाइन में निकल जाती हैं। ठीक, ये जो है सीधी लाइन में निकल जाते हैं। जब अल्फा किरणों की बौछार की गई तो देखा इन्होंने कि जो कुछ किरणें हैं वो सीधी लाइन में निकल जाती हैं। इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, जो सीधी लाइन में निकल जाती हैं, तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु है वो खोखला होता है। पहला जो है इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि परमाणु खोखला होता है। ठीक, परमाणु जो है खोखला होता है। दूसरी चीज फिर देखा इन्होंने कि जो है कुछ किरणें जो है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। क्या होती हैं? कुछ किरणें जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ठीक, कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ठीक, इसके बाद में इन्होंने जो है ये निष्कर्ष से निकाला कि जो है यहाँ पे कुछ अलग तरह से विपरीत प्रकार के, सबसे पहली चीज जो है जो आवेश होता है वो दो प्रकार के होता है, और जो समान आवेश होता है उसमें प्रतिकर्षण होता है, और जो विपरीत आवेश होता है उसमें जो है आकर्षण होता है। ठीक, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अल्फा किरणें क्या है, अल्फा किरणें धनात्मक हैं यानी धनावेशित हैं। तो यहाँ से जब अलग तरीके से अलग जो है विचलित हो गई तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला। ठीक है, कि यहाँ पे जो है प्रोटॉन यानी अल्फा जो है धन आवेश, कुछ धनात्मक चीज जो है इस बीच में जो है। ठीक, उसके बाद भी फिर से जो है इन्होंने अगली जो कुछ किरणें फिर इन्होंने देखा कि वो जैसे आई फिर उसी तरीके से रिपीट वापस हो जाती हैं। क्या होती हैं? ये वापस हो जाती हैं, रिटर्न हो जाती हैं। इससे वो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पे इसके बीच में जो है एक द्रव्यमान, एक सेंटर में जो है एक चीज निहित होती है, जिसको इन्होंने नाम दिया इसका केंद्रक का। क्या नाम दिया? केंद्रक या फिर नाभिक, जिस पर जो है परमाणु का सारा द्रव्यमान, इन्होंने जो है नाम दिया इसका, एक बीच में जो है मिडिल पॉइंट में एक केंद्रक होता है जिसको केंद्रक या नाभिक नाम दिया, और इस पर ही इसका सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है। सारा द्रव्यमान जो है इसी पॉइंट पर होता है, और ये पॉइंट जो है धनात्मक होता है, यानी जो है ये पॉइंट क्या है? पॉजिटिव होता है, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन्होंने ये चीज बताया था। इसमें जो है क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है, और इसमें जो है ये जो है धनात्मक होता है, धनावेशित होता है। ठीक, इन चीजों को जो है इन्होंने प्रयोग करके निकाला। जब ये चीज, और इसके बाद इन्होंने ये प्रयोग किया कि ये बताया कि जो नाभिक होता है, नाभिक में नाभिक धनावेशित होता है, और इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है होते हैं, और इसी में ही जो है सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है। इसके अलावा फिर इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नाभिक के चारों ओर जो खाली क्षेत्र होता है उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। उसमें जो है जो खाली क्षेत्र होता है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, इस चीज को बताया। तो जब इन्होंने ये बताया कि नाभिक, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है ऋणावेशित होते हैं। ठीक, तो इस चीज को जो है पूछने के लिए मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक ने उनसे ये पूछा कि जब इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव है और जो नाभिक है वो धनावेशित है, तो विपरीत आवेश जो है वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं जो है अपने नाभिक में चिपक जाते हैं। ठीक, तो इन चीज़ों को जो है हम लोग देखते हैं कि आगे देखते हैं कि जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। इससे पहले जो है पहले हम इसको रफ कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था।
क्या है, ठीक। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक। क्या देखते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इन्होंने सबसे पहली चीज ये बताई रदरफोर्ड ने कि परमाणु जो है वो दो भागों से मिलकर के बना होता है। पहली चीज इन्होंने बताई कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। किससे? दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला बताया कि इसमें पहला इन्होंने बताया नाभिक, और दूसरी चीज बताई नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र, खाली क्षेत्र, ठीक। नाभिक के चारों ओर का खाली क्षेत्र। दूसरा जो बताया नाभिक, और दूसरी पॉइंट जो इन्होंने बताई परमाणु, पहली पॉइंट इन्होंने बताई परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला नाभिक, दूसरा है नाभिक के चारों ओर का खाली क्षेत्र। क्या होता है? नाभिक के चारों ओर का खाली क्षेत्र, ठीक। ये दो पॉइंट इन्होंने पहले बताए। इसके बाद जो है दूसरी पॉइंट इन्होंने बताई कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10 पर घाते -10 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, तथा परमाणु नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10 पर घाते -15 सेंटीमीटर होती है, ठीक। इन्होंने दूसरी पॉइंट ये बताई कि परमाणु की त्रिज्या जो है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, तथा नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होती है, ठीक। ये चीज बताई। इसके बाद जो है इन्होंने ये बताया कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉनों के कारण जो है नाभिक धनावेशित होता है। तीसरी चीज इन्होंने बताई नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, इन्होंने बताया कि नाभिक में, माफ कीजिएगा ये आप में दिख नहीं रहा है तो इसको हम ऊपर से रफ कर दे रहे हैं, और उसके बाद में फिर जो है बताते हैं कि इन्होंने तीसरी पॉइंट ये बताई कि नाभिक में जो है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। तीसरा पॉइंट बताया कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉनों के कारण नाभिक जो है धनावेशित होता है। प्रोटॉनों के कारण नाभिक धनावेशित होता है। क्या? नाभिक धनावेशित होता है, ठीक। ये पॉइंट बताई, ये इन्होंने 3 पॉइंट बताई। इसके बाद इन्होंने जो है चौथी पॉइंट बताई कि
इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर खाली क्षेत्र में वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा करते हैं। इन्होंने चौथी पॉइंट बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर खाली क्षेत्र में, नाभिक के चारों ओर खाली क्षेत्र में परिक्रमा करते हैं। ठीक, इन्होंने ये बताया कि जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाभिक के चारों ओर खाली क्षेत्र में परिक्रमा करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये परमाणु है, ठीक, ये परमाणु है, ये नाभिक हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और धनावेशित चार्ज होता है। ठीक, या फिर ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ये जो है क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो है इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है इस तरीके से। तो जब इन्होंने ये चीज़ बताई तो मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये पूछा कि प्रोटॉन पे जब जो नाभिक है, नाभिक पे जब पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज है, तो जब विपरीत आवेश एक दूसरे के प्रति जो है एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को, या नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। और जब ये अपनी तरफ खींच लेगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाभिक के चारों तरफ जो है कैसे परिक्रमा कर पाएगा। तो इस चीज़ की व्याख्या करने के लिए रदरफोर्ड ने जो है आगे एक जो चीज़ बताई, आगे इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण के कारण जो अपकेंद्र बल होता है, इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण के कारण अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है, जिससे जो है नाभिक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर नहीं खींच पाती है। तो जब सर्कुलर मोशन में, जब वृत्तीय पथ पे कोई भी गति कर रहा होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट गति कर रहा होता है, तो उसमें दो तरह से बल कार्य करते हैं। ठीक, जब वृत्तीय पथ पर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है, गति कर रहा होता है, ये आप लोग गति में फिजिक्स में पढ़ेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जो है इस पर गति कर रहा होता है, तो इसमें दो तरह से बल कार्य करते हैं। एक होता है अभिकेंद्र बल और दूसरा होता है अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जो होता है वो अंदर की तरफ फोर्स लगाता है। ठीक, अभिकेंद्र बल जो है वो अंदर की तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, और एक होता है अपकेंद्र बल जो कि बाहर की तरफ, जिस तरीके से ये जैसे मोशन कर रहा है तो बाहर की तरफ जो है वो फोर्स लगाता है। ठीक, अपकेंद्र बल जो है बाहर की तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण के कारण जो इस पर अपकेंद्र बल लगता है, उस अपकेंद्र बल के कारण जो है, उस अपकेंद्र बल के कारण जो है नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच पाता है। इसकी व्याख्या इन्होंने इस प्रकार की। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं कि इनके पांचवें पॉइंट को नोट करते हैं जो इन्होंने बताया मैक्सवेल के, उसको जवाब देते हुए जो है बताया पांचवा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण से उत्पन्न अपकेंद्र बल जो है, इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण मतलब वो जब घूम रहा होता है, चक्रण से उत्पन्न अपकेंद्र बल आकर्षण बल को नगण्य कर देता है। नाभिक के आकर्षण बल को नगण्य कर देता।
नगण्य कर देता है। ठीक, कर देता है। यही कारण है कि जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक पर नहीं गिरते। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक पर नहीं गिरते। ठीक, तो जब जो है इन्होंने ये बताया रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन जब चक्रण करता है तो इससे अपकेंद्र बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो है आकर्षण बल जो है शून्य हो जाता है या नगण्य हो जाता है। तो यही कारण है कि जो है नाभिक पर जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं गिरते हैं। तो फिर तुरंत जो है इसमें मैक्सवेल ने पुनः दोबारा क्वेश्चन पूछता है उनसे कि दोबारा ये प्रश्न करता है कि जो जब विपरीत आवेश एक दूसरे के प्रति, जब दो आवेशित कण जो है एक दूसरे के प्रति जो है चक्रण करते हैं, एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, तो इससे विद्युत गत्यात्मकता सिद्धांत से उनमें जो है उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा के लिए जो है वो अपने द्रव्यमान खोते रहते हैं। वो क्या है, अपने द्रव्यमान जो है खोते रहते हैं और उससे धीरे धीरे उनका द्रव्यमान कम हो जाता है और जो वो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ जो है परिक्रमा करता रहेगा, तो इससे धीरे धीरे जो है नाभिक की इलेक्ट्रॉन की जो है ऊर्जा ह्रास होती रहेगी और वो अपने द्रव्यमान को खोता रहेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में आकर के गिर जाएगा या नाभिक से चिपक जाएगा। ठीक, तो इसका जो है इसकी व्याख्या सही से रदरफोर्ड नहीं कर पाए। तो इस तरीके से इनकी जो ये पोजीशन थी, जो नाभिक इलेक्ट्रॉन के चक्रण की पोजीशन वो थी, इसकी व्याख्या सही तरीके से रदरफोर्ड नहीं कर पाए। तो अब हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड के जो है परमाणु मॉडल की कमियों को देख लेते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां क्या थी। ठीक, उन दो कमियों को जो है, इनमें दो कमियां थी, उन दो कमियों को जो है देख लेते हैं, जिसके बाद फिर से अलग अलग जो है नए परमाणु मॉडल आए, उसको हम देखते हैं इनकी कमियों को। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी। ठीक, कि कमियां या डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो पहली चीज थी कि ये जो है नाभिक के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक, इन्होंने जो है सबसे पहली चीज जो है इनकी पहली कमी थी कि नाभिक के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। इन्होंने बता तो दिया कि हाँ नाभिक होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस तरीके से उसमें जो है आकर के गिरता है नहीं गिरता है, तो इसकी अस्थायित्व की जो है ये व्याख्या नहीं कर पाई। पहली चीज, नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। और दूसरी चीज इन्होंने ये बताया था कि जो है स्पेक्ट्रम जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम होता है, वो परमाणु का स्पेक्ट्रम जो होता है वो सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ये जो है लाइनें, मतलब सतत का मतलब होता है कि इसमें लाइनें जो है स्पेक्ट्रम में लाइनें नहीं बनी होती हैं, कोई पट्टियां नहीं होती हैं परमाणु में, जबकि जो है परमाणु में पट्टियां होती हैं। ठीक है, ये चीज आगे चल के नील बोर ने बताया। तो इससे जो है इनकी दूसरी कमी ये थी कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम जो है सतत होना चाहिए। ठीक, दूसरी कमी रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। ठीक,
रदरफोर्ड के अनुसार जो है परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, अर्थात जो है परमाणु स्पेक्ट्रम जो है में कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, अर्थात परमाणु स्पेक्ट्रम में कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक, जबकि जो है परमाणु स्पेक्ट्रम जो है वो असतत होता है। ठीक है, जबकि परमाणु स्पेक्ट्रम असतत होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला कमी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार जो है कि इसका परमाणु स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए, असतत होना चाहिए, सतत असतत दोनों होना चाहिए, या फिर दोनों नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से, या फिर ऑप्शन दे देगा कोई नहीं। ठीक है, जिस तरीके से, तो ये पॉइंट काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आगे जो है इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार जो है परमाणु स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। सतत का मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, अर्थात जो है कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि इनकी स्पेक्ट्रम में कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जबकि होता क्या है कि परमाणु स्पेक्ट्रम जो है वो असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, और वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो आज के इनकी कमियों को दूर करने के लिए जो है नील बोर ने अपना एक परमाणु मॉडल आगे दिया था, जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और यदि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप सभी लोग जो है पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो है आगे आने वाली सभी प्रकार की वीडियोस आप लोग सभी लोगों को जो है तुरंत मिल जाएं। ठीक, तब तक के लिए हम लोग जो है कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।